यूजीसी नेट सरस्वती अकेडमी में आती हूँ। मैं आप सभी स्टूडेंट को गुड इवनिंग एजुकेशन पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू है स्टार्ट करती हूँ। पहला प्रश्न आपका हो जाएगा, विशेष शिक्षा कोर्सों का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे बोला गया है विशेष शिक्षा, ठीक है। तो विशेष शिक्षा कोर्सों का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे आपका विकल्प सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, भारतीय पुनर्वास परिषद, ठीक है। इसका फुल फॉर्म आपको यहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। ये हो जाएगा, आपको याद रखना है RCI, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इसका जो है एक और आपको याद करना है, यहाँ से व्याख्या के तौर पे आपको देखना है कि विशेष शिक्षा कोर्स, ठीक है, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, विशेष एजुकेशन कोर्सेज, ठीक है, का नियंत्रण भारतीय पुनर्वास परिषद RCI के द्वारा किया जाता है। भारतीय पुनर्वास परिषद एक सर्वाधिक निकाय के रूप में 22 जून 1993 को अस्तित्व में आई, ठीक है। ये आपको याद रखना है, अस्तित्व में आई। यहाँ से देखिए, RCI विकलांगता वाले व्यक्तियों के पुनर्वास एवं जो है शिक्षा की व्यवस्था करती है, ठीक है। RCI ये जो होता है विकलांगता वाले व्यक्तियों के पुनर्वास एवं जो है शिक्षा की व्यवस्था करती है, नीतियों एवं कार्यक्रमों को विनियमित करती है, ठीक है। यह विभिन्न पाठ्यक्रमों को चलाने वाली संस्थाओं एवं विश्वविद्यालयों को मान्यता प्रदान करती है। इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न है, इसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। इससे आपके एक प्रश्न तो ये बनता ही बनता है, विशेष शिक्षा कोर्सों का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है। तो विकल्प आपका जो है सेकंड सही हो जाता है, बी भारतीय पुनर्वास परिषद। और इसका फुल फॉर्म पूछा जाए तो आप कन्फ्यूज मत होइएगा, शॉर्ट में आपका हो जाएगा, ठीक है, संक्षिप्त रूप में RCI। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न है, श्रवण दोष वाले विद्यार्थियों को आवश्यकता होती है, यानी कि यहाँ पे बोला गया श्रवण दोष, ठीक है। श्रवण दोष वाले विद्यार्थियों को आवश्यकता होती है, तो इसमें आपका डी विकल्प सही हो जा रहा है, जिसमें आपका जो है श्रवण प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है और भाषा प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, वाणी प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है श्रवण दोष वाले विद्यार्थियों को, ठीक है, जो सुनने में कमजोर व्यक्ति होते हैं, ठीक है। सुनने में जो सुनने की क्षमता कम होती है, मतलब या चोट लग जाए या किसी वजह से, या इस प्रकार से, ठीक है। श्रवण दोष जो होता है, बच्चा सुन नहीं पाता है, स्टूडेंट कहिए, बच्चा कहिए, या पर्सन कोई व्यक्ति हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, श्रवण संबंधी दोष से ग्रसित बालक दो प्रकार के होते हैं, यानी कि जो श्रवण संबंधी दोष होती हैं दो प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है पूर्व बहरापन होता है और एक होता है आंशिक बहरापन, ठीक है। और ऐसे विद्यार्थियों को श्रवण प्रशिक्षण, भाषा प्रशिक्षण, वाणी प्रशिक्षण आदि की आवश्यकता होती है। यहाँ पे आपने दो प्रश्न देखिए, दो प्रश्न आप अच्छे से कवर कर लीजिए, ठीक है। जरूरी नहीं है कि यही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है, इसी बेस पे प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। तो यदि इसी से रिलेटेड कोई आपका आ जाता है तो आप कन्फ्यूज मत होइएगा, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करिएगा, मतलब जो है सोच समझ के आपको उत्तर देना है। जैसे श्रवण दोष से दिया जाए कोई प्रश्न तो आपको अच्छे से पढ़ करके प्रश्न का उत्तर देना है। अगला प्रश्न आप देखेंगे यहाँ पे नवोदय, ठीक है, ये नवोदय। अगला प्रश्न है, नवोदय विद्यालयों की मुख्य उद्देश्य है शिक्षा देना, यानी नवोदय विद्यालयों का मुख्य उद्देश्य है शिक्षा देना। तो आप सभी स्टूडेंट जानते हैं नवोदय विद्यालय के बारे में, ठीक है। तो नवोदय विद्यालय का उद्देश्य क्या है, शिक्षा देना है। तो यहाँ पे आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, इसमें आपका फर्स्ट विकल्प सही हो जाएगा, ग्रामीण प्रबुद्ध छात्रों को, ठीक है। जो ग्रामीण जिसे गाँव में होते हैं छात्र, उनको जो है शिक्षा देना, ठीक है। यानी कि ग्रामीण प्रबुद्ध, यानी कि जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं, ठीक है, पढ़ने में विद्यार्थी अच्छे होते हैं, उनको जो है कोई सुविधा नहीं मिल पाती, इसलिए उनको जो है नवोदय विद्यालय में पढ़ाया जाता है। मतलब भारत सरकार ने, यहाँ पे व्याख्या के तौर पे देखिएगा, भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चों को, यहाँ पे देखिएगा, बच्चों को अच्छी आधुनिक शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से सन 1985 से 86, ये सन याद रखिए, में देश के प्रत्येक जिले में, यानी कि देश के प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय स्थापित करने की योजना प्रारंभ की, ठीक है। इन विद्यालयों के प्रबंधन एवं संचालन के लिए नवोदय विद्यालय समिति की स्थापना की गई। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, नवोदय विद्यालय किस लिए होती है, ये बच्चों को जो है शिक्षा, प्रतिभाशाली जो शिक्षा होती है उनको शिक्षा प्रदान करने के लिए स्कूल होते हैं, खोले जाते हैं, ठीक है। प्रत्येक जिले में होते हैं नवोदय विद्यालय। अगला प्रश्न देखिएगा, शिक्षा के 4 स्तंभों का विचार किस संस्था ने दिया था, यानी कि यहाँ पे बोला गया शिक्षा, ठीक है, शिक्षा के 4 स्तंभ, ये आपका इंपॉर्टेंट है। तो शिक्षा का विचार जो है किस संस्था ने दिया था, तो इसमें हो जाएगा आपका बी विकल्प हो जाएगा, यूनेस्को, ठीक है। तो आपको याद रखना है यूनेस्को हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिएगा, शिक्षा के 4 स्तंभों का जो है विचार, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, यूनेस्को हो जाएगा, यहाँ पे यूनेस्को ही है, विचार दिया है। तो यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा आयोग डेलोर्स, ये डेलोर्स, इसमें डेलार्स लिखा हो, डेलोर्स आप पढ़िएगा, आयोग ने 1953 से 96 द्वारा शिक्षा के 4 स्तंभ दिए। कहने का मतलब ये हो जाएगा आपका कि यूनेस्को द्वारा जो है ये आपके 4 स्तंभ दिए गए, लिख करके आपको बता दें। यहाँ से देखिए, ये शिक्षा के 4 स्तंभ, तो ये 4 स्तंभ किसने दिया है, तो ये आपको जानना है कि किसने दिया है। अभी यहाँ से देखिए, ये हो जाएंगे आपके शिक्षा के 4 स्तंभ, ठीक है। स्तंभों को, तो स्तंभों को किसने दिया, तो स्तंभों को जो है यूनेस्को ने दिया है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिएगा ये, ठीक है, यूनेस्को आपका हो जाएगा, इन्होंने दिया, ठीक है। और यूनेस्को ने दिया, यानी कि और डेलोर्स के द्वारा जो है पुस्तक में बात करी गई है, लिख करके बता दें तो समझ में आया आप सभी स्टूडेंट को। तो डेलोर्स, ठीक है, जे डेलोर्स होगा, यहाँ पे हमने जे नहीं लिखा, ठीक है, जे डेलोर्स हो जाएगा। जे डेलोर्स की एक पुस्तक है या रिपोर्ट कह सकती हो। तो जे डेलोर्स की रिपोर्ट कौन सी है, लर्निंग द ट्रेजर विद इन, ठीक है, ये विद इन लिखा हुआ है, इसको नोट कर सकते हो। हमने एक बार आपको पढ़ाया है, क्वेश्चन पीवाईक्यू कराया है, उसके अंतर्गत कराया है ये प्रश्न। तो यहाँ पे देखिएगा, ये आपका जो है एक पुस्तक भी बोल सकते हो और इसको रिपोर्ट भी बोला जाता है, ये। तो ये आपका हो जाएगा, जे डेलोर्स के द्वारा जो है ये लर्निंग द ट्रेजर विद इन, ये रिपोर्ट जो है यूनेस्को को प्रस्तुत की गई थी, ठीक है। और जे डेलोर्स के द्वारा ही इस पुस्तक में शिक्षा के 4 स्तंभ की बात करी गई है, यानी कि जो 4 स्तंभ बताए गए हैं शिक्षा के, ठीक है।
शिक्षा के 4 स्तंभ यानी कि डेलोर्स ने जो है लर्निंग द ट्रेजर विद इन, यानी कि जो ये पुस्तक दी है, जे डेलोर्स ने जो ये पुस्तक दी है, तो इसी पुस्तक के अंतर्गत जो है शिक्षा के 4 स्तंभ की बात करी है। ठीक है, इतना याद रखिएगा आप सभी स्टूडेंट। तो ये जो जे डेलोर्स जो है, ठीक है, तो इन्होंने जो है जो हमने आपको पुस्तक बताई लर्निंग द ट्रेजर विद इन, इसी के अंतर्गत जो है ये 4 स्तंभ बताए हैं। ठीक है, और ये जो है प्रस्तुत करा गया था यूनेस्को के। ठीक है, 4 स्तंभ विचार संस्था ने दिया है, तो ये आपको आंसर याद रखना है यूनेस्को। आपको आंसर आपको पता होना चाहिए इसका। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न नहीं आएगा, दूसरे तरीके से आए तो आपको हल कर लेना है। ठीक है, अच्छे से इसको 1-2 बार पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। जैसे इसमें बोला कि शिक्षा के 4 स्तंभों का विचार किस संस्था ने दिया है, तो संस्था यहाँ हो जाएगा। और यदि आपसे पूछा जाए कि शिक्षा के 4 स्तंभ की बात जो है किस पुस्तक के अंतर्गत करी गई है, तो आपको पुस्तक नेम हमने आपको बताया है। ठीक है, लर्निंग द ट्रेजर विद इन। ठीक है, और किसने दिया है, ठीक है, पुस्तक का मतलब लेखक कौन है पूछा जाए कि किसने दिया, तो जे डेलोर्स से हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से और में सीक्वेंस में लगाने को आ सकती है, तो ये हो जाएगा जानने के लिए अधिगम हो जाएगा, जानना अधिगम। ठीक है, करने के लिए अधिगम। ठीक है, और मिलकर रहने के लिए साथ। ठीक है, विकसित होने के लिए अधिगम। तो ये आपके 4 पॉइंट से हो गए स्तंभ। ठीक है, और इसके बाद आप यहाँ पे देखिएगा अगला प्रश्न। ये प्रश्न है, ये आपका नवोदय विद्यालय से संबंध आपका पॉइंट से। तो यहाँ पे देखिएगा नवोदय विद्यालय यानी कि नवोदय विद्यालय जवाहर। ठीक है, जवाहर नवोदय विद्यालय भारत सरकार द्वारा संचालित एक आवासीय विद्यालय प्रणाली है जो ग्रामीण क्षेत्रों के मेधावी छात्रों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करती है। इसका उद्देश्य प्रतिभाशाली छात्रों को गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करना है ताकि वे आगे चलकर राष्ट्र के विकास में योगदान कर सके। नवोदय विद्यालय क्या है, तो यहाँ पे देखिए, तो नवोदय विद्यालय में जो है सब जो है आपको निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, यानी कोई शुल्क नहीं पड़ता है। रहने को भी, आवास भी, खाना पीना सब कुछ व्यवस्था होता है। ठीक है, आवासीय विद्यालय जो होता है नवोदय विद्यालय से है शिक्षा आवासीय विद्यालय है जहाँ छात्र छात्राएं एक ही परिसर में रहते हैं और पढ़ाई करते हैं, निःशुल्क शिक्षा है। ठीक है, इन विद्यालय में कक्षा 6 से जो है 12 तक के जो है शिक्षा निःशुल्क है। ठीक है, 12 तक की जो है शिक्षा निःशुल्क प्रदान करी जाती है, मेरिट आधारित चयन होता है। तो ये आप सभी स्टूडेंट जानते हैं, जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं गाँव में प्राइमरी, ठीक है, स्कूल जो होते हैं 1 से 5 है। ठीक है, तो उसमें जो है परीक्षा होती है, उसके बाद जो है नवोदय विद्यालय में एडमिशन होता है बच्चों का। छात्रों का चयन प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होता है और यह परीक्षा मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के लिए आयोजित की जाती है। ठीक है, जो गाँव में विद्यालय होते हैं। और राष्ट्रीय एकता समग्र विकास नवोदय विद्यालय के उद्देश्य क्या होते हैं, तो ग्रामीण क्षेत्रों के मेधावी छात्रों को शिक्षा प्रदान करना होता है। जो बच्चे पढ़ने में अच्छे होते हैं उनका टेस्ट होता है, इसके बाद टेस्ट के बेस पर जो है पेपर देते हैं, उसके बाद जो मेरिट के हिसाब से जो है बच्चों का एडमिशन होता है। जो बच्चे तेज होते हैं पढ़ने में, प्रतिभाशाली, जो बोला गया, ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिभाशाली छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है जो शिक्षा प्राप्त करने के लिए आर्थिक रूप से वंचित है, यानी कि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती बच्चों की। ठीक है, उनके मम्मी पापा की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना होता है। तो ये सारे पॉइंट्स आपके हो गए। अगला प्रश्न आपका आता है, यहाँ पे देखिएगा। अगला प्रश्न है रूबरू होकर। रूबरू मतलब प्रत्यक्ष हो सकता है। ठीक है, ये जो रूबरू शब्द है इसका मतलब होता है प्रत्यक्ष। ठीक है, या समझ कह सकती हूँ, होकर किया गया अनौपचारिक संवाद ग्राहक और उसकी समस्याओं संबंधी जानकारी एकत्रित करने की सर्वोत्तम तकनीकी है। कैसे, इसमें ये विकल्प आपका सही हो जाएगा। इससे ग्राहक और उसकी समस्या संबंधी प्रत्यक्ष जानकारी लेने में सहायता मिलती है। अगला प्रश्न आपका है पाठ्यक्रम शब्द से आप क्या समझते हैं। तो पाठ्यक्रम शब्द हमने आपको ये टॉपिक हमने पढ़ाया था। पाठ्यक्रम क्या होता है, सिलेबस क्या होता है। ठीक है, पाठ्यक्रम मतलब करिकुलम क्या होता है। ठीक है, इस प्रकार से आप जानिएगा। तो इसमें आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। इसमें आप देखिएगा पाठ्यक्रम शब्द से क्या आप समझते हैं। तो आप चारों विकल्प आपको पढ़ना है। किसी शैक्षिक संस्थान द्वारा प्रस्तावित अध्ययन के विषय में शिक्षा के एक स्तर के लिए उत्तीर्ण होने हेतु पूरा किया जाने वाला सैद्धांतिक और व्यवहारिक पाठ्यक्रम, निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शैक्षिक संस्थाओं द्वारा अधिगम और अन्य अनुभवों का व्यवस्थित कार्य, विभिन्न डी आपका है विकल्प विभिन्न विषयों और व्यवहारिक पाठ्यक्रमों और परियोजना शोध निबंध का निर्धारित पाठ्यक्रम। तो इसमें आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। तो इसमें पाठ्यक्रम क्या होता है, तो पाठ्यक्रम ये होता है कि जैसे कि यहाँ पे आप देखिएगा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए शैक्षिक संस्थाओं द्वारा अधिगम और अन्य अनुभवों का व्यवस्थित कार्य। यहाँ से देखिए शैक्षिक संस्था हो जाएगा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। तो कहने का मतलब ये पाठ्यक्रम जो होता है जैसे आप स्कूल में पढ़ते हैं। ठीक है, आप स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं स्टार्टिंग से। ठीक है, स्कूल या विद्यालय, ठीक है, या विश्वविद्यालय कह सकती हो। ठीक है, विश्वविद्यालय कह सकती हो। विश्वविद्यालय, तो कहने का मतलब ये हो गया कि पाठ्यक्रम ये होता है कि जैसे निर्धारित लक्ष्य, जैसे आप सभी हम सभी लोग हैं। ठीक है, तो पढ़ाई करते हैं, तो पढ़ाई एक लक्ष्य निर्धारित होता है। जैसे आप हैं, ठीक है, तो आपने फर्स्ट क्लास से एमए तक पढ़ा। ठीक है, एमए तक पढ़ा और आपने नेट की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हो गया पाठ्यक्रम जो होता है निर्धारित करता है आपके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। आपका लक्ष्य है असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, तो यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनना। तो आप जो है पढ़ाई करते हैं तो उसका एक लक्ष्य होता है कि पर्सन को, व्यक्ति को या छात्रों को जो है कोई लक्ष्य निर्धारित है, तो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शैक्षिक संस्थाओं द्वारा अधिगम और अन्य अनुभव का व्यवस्थित कार्य होता है। तो ये जो है एक पाठ्यक्रम होता है। स्कूल में आप पढ़ते हो, आपका पाठ्यक्रम हो जाता है, उसी के माध्यम से आप अपना लक्ष्य प्राप्त करते हैं। तो यही चीज़ें हैं आपका। आपने जैसे हिंदी पढ़ा, इंग्लिश पढ़ा, जो सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं वो स्कूल में निर्धारित पाठ्यक्रम पूरा होता है, वो आपको पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो आप पाठ्यक्रम पूरा करते हैं, फिर अगले जो है क्लास में जाते हैं तो आपका अगला पाठ्यक्रम होता है। ठीक है, इसी प्रकार से जो है पढ़ते जाते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। तो यही चीज़ें हैं, यहाँ से समझने का प्रयास करिएगा। हमने आपको पढ़ा रखा है, इसके बारे में डिटेल में आप पढ़ लीजिएगा। थ्योरी क्लासेस आप पढ़िएगा, हमने सारी थ्योरी क्लासेस आपकी कवर कराई हैं। ठीक है, एजुकेशन सब्जेक्ट का फर्स्ट से 10 यूनिट हमने सारी कवर कराई है, अच्छे से आप पढ़िएगा उसमें।
तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा पाठ्यक्रम शब्द से आप क्या समझते हैं। तो पाठ्यक्रम शब्द से निर्धारित, ठीक है, क्या समझते हैं, तो निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पे हो जाएगा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शैक्षिक संस्थाओं द्वारा अधिगम और अन्य अनुभवों का व्यवस्थित कार्य होता है, यानी कि लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है पढ़ करके, ठीक है, यानी कि पाठ्यक्रम को आप पढ़ते हैं इसीलिए तो पढ़ते हैं। वहाँ से नहीं समझ में आए तो यहाँ से आप देख सकते हो, इसमें जो व्याख्या के तौर पे लिखा हुआ है, पाठ्यक्रम शब्द का अर्थ उन सभी क्रियाओं, ठीक है, उन सभी क्रियाओं एवं परिस्थितियों से होता है जिनका नियोजन एवं संपादन विद्यालय द्वारा, ठीक है, यहाँ से समझ लीजिएगा, विद्यालय द्वारा बालकों के विकास के लिए किया जाता है। यहाँ आसान भाषा में दिया गया है, आप पढ़ लीजिएगा। अतः पाठ्यक्रम केवल विद्यालय शिक्षण विषयों तक ही सीमित नहीं होता है, अपितु विद्यालय में नियोजित एवं संपादित सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जो बालक के विकास में सहायक होता है, ठीक है। यहाँ पे आसान भाषा में दिया गया, अच्छे से आप समझ लीजिएगा, आप नोट भी कर लीजिएगा यदि नहीं समझ में आया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अर्थ होता है उन सभी क्रियाओं परिस्थितियों से होता है जिनका नियोजन एवं संपादन विद्यालय द्वारा बालकों के विकास के लिए किया जाता है। तो एक ही पॉइंट में आपको समझ में आ रहा होगा कि विद्यालय द्वारा जो है नियोजन संपादन विद्यालय द्वारा जो किया जाता है विकास के लिए, वही होता है आपका पाठ्यक्रम का अर्थ। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पे, अगला प्रश्न है एंड्रोगोजी, ठीक है, एंड्रोगोजी इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखिएगा एंड्रोगोजी में, ठीक है, में दिया गया है, एंड्रोगोजी में वयस्कों का सीखना इसके कार्यक्षेत्र के भीतर है। शिक्षार्थी स्वतंत्र होते हैं और सीखने में स्वयं दिशा तय करने में प्रयास करते हैं। अध्यापक निर्णय लेता है कि क्या किस प्रकार से और कब किस चीज़ को सीखा जाना है। प्रेरणा आत्मसम्मान विश्वास और मान्यता से उत्पन्न होती है जो सफल कार्य निष्पादन से आती है। तो यहाँ पे एंड्रोगोजी आपने पढ़ा होगा, आप सभी स्टूडेंट जानते हैं, ये आपका अडल्ट एजुकेशन होता है या कह सकते हो वयस्क एजुकेशन, ठीक है, जो वयस्क बालक होते हैं, ठीक है, जो वयस्क बालक होते हैं, ठीक है, उनको शिक्षा दी जाती है। एंड्रोगोजी शिक्षा जो होती है वयस्क बालकों के लिए होती है शिक्षा, ठीक है, अडल्ट एजुकेशन। और तो यहाँ पे आपको समझना है, तो इसमें आपका विकल्प सही हो जाएगा फर्स्ट, वयस्कों का सीखना, ठीक है, वयस्कों का सीखना इसके कार्यक्षेत्र के भीतर होता है। सेकंड पॉइंट आपका सही हो जाएगा, शिक्षार्थी स्वतंत्र होते हैं, इसमें जो शिक्षार्थी होते हैं, जो स्टूडेंट हैं, ठीक है, वो खुद से स्वतंत्र होते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है, सीखने में स्वयं दिशा तय करने का प्रयास करते हैं। और डी विकल्प सही होगा, प्रेरणा आत्मसम्मान विश्वास और मान्यता से उत्पन्न होती है, ठीक है, जो सफल कार्य निष्पादन, छोटे बच्चे तो होते नहीं हैं, ठीक है, वो खुद से सक्षम होते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। और इसी विकल्प इसमें जो दिया गया था आपका, ठीक है, तो ये जो होता है ये पेडागोजी के अंतर्गत आता है, उसमें टीचर जो है पढ़ाते हैं बच्चों को, ठीक है, तो ये पेडागोजी जो शिक्षा होती है उसमें टीचर सेंटर जो है शिक्षा होती है, टीचर एजुकेशन देते हैं बच्चों को, ठीक है, छोटे बच्चे होते हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब एक आपका होता है पेडागोजी शिक्षा, एक आपका होता है एंड्रोगोजी जो अभी हमने आपको बताया, एक होता है यूटोगोजी, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मतलब जो है पेडागोजी शिक्षा जो होती है वह शिक्षण विधि कह सकते हो उसको, या फिर आप कह सकते हो शिक्षण शास्त्र, ठीक है। तो ये जो है बच्चों पेडागोजी हो जाएगी, शिक्षा शास्त्र बच्चों से संबंधित होती है, बच्चे इसमें जो है टीचर जो है शिक्षा देते हैं, ठीक है। एडल्ट एजुकेशन जो होती है एंड्रोगोजी, इसमें जो है स्वयं बच्चा जो है पढ़ने योग्य होता है, ठीक है, इसमें जो है दोनों प्रकार की शिक्षा होती है, ठीक है। हीटोगोजी स्वयं से खुद से पढ़ता है, इसमें एंड्रोगोजी में दोनों शिक्षा और मतलब टीचर और जो है स्टूडेंट दोनों जो है मतलब दोनों लोग मिलकर के शिक्षा प्राप्त करते हैं, कहने का मतलब ये हो जाएगा। तो आपको हमने पढ़ा रखा है, अच्छे से उसमें पढ़िएगा। तो हमने आपको बताया पेडागोजी शिक्षा और एंड्रोगोजी शिक्षा, और आपको बताया हीटोगोजी शिक्षा, ठीक है। हीटोगोजी शिक्षा में खुद से स्वयं जो है शिक्षा प्राप्त करते हैं, ठीक है, और एंड्रोगोजी वयस्क हो गई एडल्ट एजुकेशन, ठीक है, और इसमें पेडागोजी शिक्षा हो जाएगी। इसके बाद आप देखिएगा यहाँ से देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा आप सभी स्टूडेंट। व्याख्या के तौर पर यहाँ पे देखिएगा, एंड्रोगोजी वयस्कों को सीखने में मदद करने की एक प्रक्रिया है। यह ग्रीक शब्द एंड्र एवं जो है गोज से बना है, एगोज से बना है, ठीक है। एंड्र का अर्थ होता है आदमी यानी कि चाइल्ड कह सकते हो, आदमी, और एगोज का अर्थ होता है नेता यानी कि लीडर होता है। सर्वप्रथम 1833 ईस्वी में जर्मन शिक्षक अलेक्जेंडर कप ने अपनी पुस्तक प्लेटो के शैक्षिक विचार में किया था, ये आपका हो जाएगा। मैल्कम नोल्स ने एंड्रोगोजी का एक सिद्धांत के रूप में प्रस्तावित किया है, ये आप पढ़ लीजिएगा इतना। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पे, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। तो यहाँ पे देखिएगा, किसी एक विशेष ऐतिहासिक अनुसंधान का एक गौड़ स्रोत है, ठीक है, सोर्स कह सकते हो, स्रोत। तो इसमें आपका विकल्प कौन सा सही होगा, यहाँ पे आपको पढ़ना है। हमेशा समस्त ऐतिहासिक अनुसंधानों हेतु गौड़ स्रोत ही होगा, या हमेशा अन्य समस्त ऐतिहासिक अनुसंधान हेतु प्राथमिक स्रोत ही होगा, या अन्य किसी ऐतिहासिक अनुसंधान हेतु प्राथमिक स्रोत हो सकता है। इसमें आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। आप देखिएगा, इसमें पूछा यह गया है कि ऐतिहासिक अनुसंधान का एक गौड़ स्रोत यानी द्वितीयक स्रोत क्या होगा ऐतिहासिक के अंतर्गत। तो इसमें बताया गया है अन्य किसी ऐतिहासिक अनुसंधान हेतु प्राथमिक स्रोत हो सकता है। और डिटेल में यहाँ से आप जानिएगा, ऐतिहासिक अनुसंधान एक ऐसा अनुसंधान है जिसमें मानव जाति के अतीत से संबंधित पक्षों को विश्वसनीय एवं अर्थपूर्ण ढंग से वर्तमान में प्रस्तुत किया जाता है। तो कहने का मतलब है अतीत से संबंधित होता है ऐतिहासिक अनुसंधान, एक ऐसा अनुसंधान है मानव जाति के अतीत से संबंधित पक्षों को विश्वसनीय एवं अर्थपूर्ण ढंग से वर्तमान में प्रस्तुत किया जाता है। यह शोध अन्य शोध विधियों के स्वरूप व प्रक्रिया में विलक्षणता के कारण जो है अन्य विधियों से भिन्न होती है। थोड़ा और डिटेल में जानने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं, ऐतिहासिक अनुसंधान में साक्ष्यों को मुख्यतः दो श्रेणी में बांटा गया है, ठीक है। जो स्रोत
प्राथमिक स्रोत और सेकेंडरी स्रोत हो जाएगा। तो प्राथमिक स्रोत के बारे में हमने आपको पढ़ाया है ये थ्योरी क्लासेस में, और जो है ये भी गौड़ स्रोत भी हमने पढ़ाया है द्वितीय, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा प्राथमिक स्रोत यानी कि प्राइमरी स्रोत कह सकते हैं, प्राथमिक, ठीक है, में कोई भी शोध करने वाला अध्ययन क्षेत्र में जाकर स्वयं अध्ययन की इकाइयों का अध्ययन करता है, ठीक है। प्रत्यक्ष रूप से मौलिक लेख जो किसी घटना या तथ्य के प्रथम साक्षी होते हैं प्राथमिक स्रोत कहलाते हैं। उदाहरण के लिए देखिए न्यायालयों के निर्णय पत्र, अनुमति पत्र, घोषणा पत्र, आत्मचरित्र वर्णन, इश्तेहार, विज्ञापन पत्र, रसीदें, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी प्राथमिक स्रोत, ठीक है। गौड़ स्रोत के अंतर्गत आप देखिएगा ये इसमें जो बोला गया साक्ष्यों के प्रमुख स्रोत उपलब्ध नहीं होते हैं, तब कुछ ऐतिहासिक अनुसंधानों को विधिवत ढंग से पूर्ण करने के लिए जो है इस स्रोत की आवश्यकता होती है। गौड़ स्रोत के लेखक घटना के समय उपस्थित नहीं होता है। मतलब गौड़ स्रोत जो होता है जैसे कोई घटना हुई तो वहाँ पे उपस्थित नहीं होता है, अदर स्टूडेंट से पता चलता है, अदर किसी पर्सन से पता चलता है कि वहाँ पे क्या घटना घटित हुई है, ठीक है। ये द्वितीय स्रोत के अंतर्गत आता है, यानी कि गौड़ स्रोत। सेकेंडरी स्रोत के साथ गौड़ स्रोत जैसे कि तो पे यहाँ पे देखिएगा लिखा है, नहीं लिखा है, केवल जो व्यक्ति वहाँ उपस्थित होते हैं उन्होंने क्या कहा, क्या लिखा, क्या ऐतिहासिक अनुसंधान का गौड़ स्रोत अन्य किसी ऐतिहासिक अनुसंधान में तो प्राथमिक स्रोत हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि द्वितीय स्रोत के अंतर्गत जो दूसरों से हमको जानकारी प्राप्त हो वो चीज़ें होती हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, लास्ट प्रश्न है, यहाँ पे देखिएगा निम्नलिखित में से राष्ट्रीय पाठ्यक्रम प्रारूप के प्रकाशन के सही वर्ष का चयन करें, उसे सही अनुक्रम में व्यवस्थित करें, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है फ्रेमवर्क यानी कि पाठ्यक्रम प्रारूप यहाँ पे के प्रकाशन के सही वर्ष। तो सही वर्ष आपको बताने हैं, तो इसमें आपका विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, सेकंड विकल्प आपका सही हो जाएगा, जिसमें आप जानते हैं कि बी आपका हो जाएगा, ठीक है, और आपका जो है डी विकल्प आपका सही हो जाएगा, और लास्ट आपका ई विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो आपको हमने पढ़ाया भी है, आप सभी स्टूडेंट जानते हैं। तो एक आपका बी, ठीक है, और आपका डी, और आपका एक हो जाएगा ई, ठीक है। तो यानी कि 1975, 2000, 2005, ठीक है, 5 लिखा हुआ है। तो आई होप आप सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा। तो ये आपको यदि मिलान में आ जाए तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, इसी प्रकार से आपको जो है मिलान करना है। तो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ये याद कर लीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, आप रट लीजिएगा इसको, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम के प्रारूप का प्रकाशन, यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। 1975, 2000 और 2005 ये नोट कर लीजिएगा। डिटेल में पढ़ने के लिए इसको आप पढ़ लीजिएगा, और इधर उधर से ज़्यादा पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा। मेन बात ये है कि आपको जो है जो आपने नोट्स बनाए हैं, ठीक है, उसको बार बार पढ़िए। बाकी का जो है हमने जैसे थ्योरी क्लासेस कराई है उसको बार बार पढ़िए, ठीक है, क्योंकि आप अलग अलग प्रकार से पढ़ेंगे तो सब में बुक्स में अलग दिया होता है, हर टीचर थोड़ा सा अलग पढ़ाता है, ठीक है। अलग क्या मतलब होता है, एक ही चीज़ है, जैसे शिक्षा है तो ठीक है हर टीचर शिक्षा ही पढ़ेगा, ठीक है। एजुकेशन बोलते हैं तो एजुकेशन ही पढ़ेगा, तो पढ़ाने के तरीके अलग होते हैं, ठीक है। तो आपको बार बार जो चीज़ आपने पहले से पढ़ा है सीक्वेंस में, ठीक है, तो उसी को आप बार बार पढ़िए। जो आपने नोट्स में उपलब्ध है, आपने बुक्स जो पढ़ रखी है 2-3 बार, ठीक है, जैसे आपने 2-3 बार बुक्स पढ़ रखी है तो उसी को पढ़िए, और बाकी ये जो नोट्स आपने पढ़ा है, ठीक है, 2-4 बार 10 बार पढ़ा है उसी को आप रिवाइज करिए, और PYQ जो है उसको आप सिर्फ प्रैक्टिस करिए, ठीक है। जैसे कि हमने PYQ करा रहे हैं, ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको इसमें प्रैक्टिस करना है, ठीक है, कि इसमें कौन सा आंसर आपका सही है, इसको आप पढ़िए और इसमें जो है आपको इसमें आंसर अपना दीजिए, ठीक है। इसी प्रकार से आपको पेपर में भी देना है, आपको क्वेश्चन पढ़ना है और इसमें से आपको सीक्वेंस में लगाना है, ठीक है। ठीक है ना, इसमें आपका विकल्प आपका सेकंड सही हो जाएगा, यहाँ से याद कर लीजिए और बार बार आप वही पढ़िए। थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में। आई होप आप सभी स्टूडेंट को समझ में आ रहा होगा, हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। देखिए ज़्यादा नॉलेज हमको नहीं है, ठीक है, फिर भी हम पढ़ाने की कोशिश करते हैं क्योंकि हमको पढ़ाते भी बहुत अच्छा लगता है पढ़ाना, ठीक है। और बाकी बाद में बताती हूँ अगले क्लास में।